लीन सिक्स सिग्मा की क्लास हो गई शुरू और आप रहे हैं अभी सो, तो ये हो गई है संडे की सुबह। इससे बढ़िया दिन नहीं है सीखने के लिए। कॉपी पेन उठाए नहीं और ऐसे चले आए, ना मजा आएगा भाई, हम ना पढ़ाएंगे, जाओ। ले आए क्या कॉपी पेन? अच्छा हाँ, तो फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। ना एवरीवन नहीं, जो लोग चैनल देख रहे हैं उन लोगों को गुड मॉर्निंग, जो नहीं देख रहे हैं उनको बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पता नहीं अभी भी सो ही रहे होंगे, बिस्तर में भी पड़े ही होंगे, पता नहीं कब सीखेंगे। तो दो चीजें आज बताएंगे हम आपको। तो आज की क्लास में दो मुद्दे। जग गए सभी लोग? ओके, गुड मॉर्निंग। संडे की सुबह, सर्दियों की सुबह, मन नहीं कर रहा होगा जगने का, हमको भी लग रही थी ठंड, पर करे क्या, आप लोगों प्यार ऐसा है, आप लोग देखेंगे सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो होगा क्या। इसीलिए हम चले आए आपको बताने। हमने कहा चलो दे दे, संडे के सुबह सुबह, संडे को करोगे क्या, इसीलिए सोचे दो चार भाषण दे दे आपको ताकि ज्ञान आ जाए। नहीं लेना है मत लो, बंद कर दो वीडियो, फिर से चले जाओ रजाई के अंदर सो जाओ। तो दो मुद्दे हैं आज अपने पास, दो एजेंडा पे हम बात करेंगे। नंबर 1, हिस्ट्री, शुरुआत कहाँ से हुई लीन की और सिक्स सिग्मा की, ये दोनों कौन है, ये है ना, इन दोनों का शुरुआत कब हुआ। दूसरा, ये किस फ्रेमवर्क पे काम करता है। फ्रेमवर्क, अरे बार बार शब्द आएगा, कोई इसको फ्रेमवर्क बोलेगा, कोई इसको अप्रोच बोलेगा, कोई इसको स्टेप बोलेगा, अरे आप कंफ्यूज हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में। जितने इंडस्ट्री में जाओगे, जितने डोमेन में जाओगे, उतने प्रकार से सुनने को मिलेगा, बहुत परेशान हो जाओगे। सिंपल सी भाषा समझ लो, DMAIC फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं। अब हम कहते हैं कि यही सर्वे सर्वा है, नहीं, इसको फिर से कुछ क्वालिटी वाले लोग आ जाते हैं, जो बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, कहते हैं नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते, वो भी सही होता है। कुछ यहाँ इस इंडस्ट्री में, इस सिक्स सिग्मा की जर्नी में ना कुछ गलत नहीं है। जैसा आपको जब अच्छा लगे उसके अनुसार आप उस काम करिए। और सबसे पहले आप कॉपी पेन उठा लीजिए, अगर नहीं उठाए हैं तो फिर हमको बाद में मत कहिएगा, हम इतने अच्छे एडिटर नहीं हैं, हम बताने वाले व्यक्ति हैं। एडिटिंग अभी नहीं सीख पाए हैं, सीख लेंगे तो बता देंगे, अभी वक्त नहीं मिला है एडिटिंग सीखने का। जब वक्त मिलेगा तो उसके साथ अच्छी अच्छी बढ़िया ग्राफिक के साथ हम आपको वीडियो दिखा रहे होंगे, आप देखते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना। अच्छा, स्क्रीनशॉट जब तक नहीं लेने वाली स्थिति तो कॉपी पेन ले लो, काहे कि भूलते चले जाओगे। सिक्स सिग्मा को दो आदमियों ने, दो इंजीनियर थे, कंपनी का नाम था मोटोरोला। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आज के ज़माने में मोटोरोला को न जानता हो। मोबाइल जो देन है वो मोटोरोला की देन है, मानते हैं इस बात को हम। तो मोटोरोला में ही दो ऐसे इंजीनियर थे। बहुत सारे इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग होंगे। आप भी सोच लो कि आपको कब ऐसे बनना है, फेमस बनना है, जब आपके बारे में कुछ और भी जाके लोग चर्चा कर रहे हों तो क्वालिटी गुरु बन जाओगे। क्वालिटी गुरु ऐसे नहीं बनते हैं। तो ये जो दोनों लोग थे, इनका नाम था मिकेल हैरी और बिल स्मिथ। क्या नाम था? मिकेल हैरी और बिल स्मिथ, कर लेना गूगल। ये दोनों लोगों ने 1986, कई बार आपको 1980 के डिकेड में भी दिखेगा। तो 1980 का जो डिकेड है वो 1986 एग्जैक्ट ईयर का नाम है, जिस ईयर में इन्होंने सिक्स सिग्मा का क्या किया, इजाद किया। सिक्स सिग्मा इन्होंने पहली बार इस शब्द को लेके आए। अब जब पहली बार ये लेके आए तो कैसे लेके आए? कोई नया सिस्टम था, नया प्रोडक्ट था, नया कोई इंडस्ट्री थी? नहीं। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम पे ही इन्होंने एक फ्रेमवर्क के थ्रू एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, क्योंकि इनका बेहतर काम किया। क्या नाम था उसका? उस फ्रेमवर्क का क्या नाम था? तो उसका नाम DMAIC नहीं था, उसका नाम DMAIC नहीं था, DAMI तक था। C तब कॉन्सेप्ट नहीं आया था, कंट्रोल का कॉन्सेप्ट तब नहीं आया था। इन्होंने बना तो दिया, शुरू तो कर दिया सिक्स सिग्मा। अब जब सिक्स सिग्मा इन्होंने शुरू कर दिया, अब सिक्स सिग्मा का सही उपयोग किसने किया? हम आपको एक और नाम बड़ा बढ़िया बताते हैं। एक नाम आप कई बार सुनेंगे, जैक वेल्च का। अब भैया ये कौन थे? एक और महापुरुष क्वालिटी की दुनिया में, क्वालिटी के क्षेत्र में।
तो ये थे सीईओ किसके, एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक जीई। तो 1995 में इन्होंने उस सिक्स सिग्मा को उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ एक मोटोरोला या एक कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि इसको उन्होंने एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज करना स्टार्ट कर दिया। नहीं समझ आया, फिर से रोको वीडियो, पीछे करो, फिर से पीछे करो, पीछे बैक रिवर्स। 1995 में इन्होंने सिक्स सिग्मा को, उस फ्रेमवर्क को एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया। उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि ये तो कहीं भी एप्लीकेबल है। समझ आ गया, कहीं भी एप्लीकेबल, किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हो जहां पे डेटा अवेलेबिलिटी है। और इन्होंने उस टाइम पे कसम खाई कि अब मैं इस सिक्स सिग्मा को अपने जीई के डीएनए में फीड कर दूंगा। डीएनए में शब्द देख लेना, गूगल कर लेना, थोड़ी मेहनत आप कर लेना कि उनका कमेंट क्या था, देखना आप। तो यहां से तो शुरुआत हुई। हिस्ट्री तो इसके देखिए बेसिकली यही है। लीन की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई टोयोटा से। टोयोटा एक कार की कंपनी है, सबको पता है। यहाँ पे बड़े खतरनाक क्वालिटी के लोग थे, बड़े बुद्धिजीवी लोग थे। ये भी कभी कुछ निकाल के लेके आते थे, कहते हैं अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, करते रहो करते रहो करते रहो। और ये जो सेक्टर डेवलप होते चले गए मैन्युफैक्चरिंग के, तो मैन्युफैक्चरिंग की देन था, मैन्युफैक्चरिंग की देन जो थी वो लीन थी। ठीक है, फटाफट वीडियो रोकते चले जाना, रोक रोक के देखते जाना, लिखते चले जाना। नहीं लिख पाओगे तो भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, एक पॉइंट लिख लेना, फिर उसके बाद गूगल कर लेना। वीडियो लास्ट तक देखना, नहीं देखो नुकसान हमारा नहीं है, हमारा मीटर चलता है। हम मीटर के बारे में बाद में बताएंगे कभी कि हम मीटर किसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं फिर अब DMAIC पे। 1995 के बाद जब ये जीई में आया तो यहाँ पे DMAIC के फ्रेमवर्क को बना दिया गया, फिर उसके बाद कंट्रोल भी लगा दिया। अब DMAIC क्या है? D स्टैंड फॉर होता है डिफाइन, M स्टैंड फॉर होता है मेजर, A कहता है एनालाइज करो, फिर कहता है वो इम्प्रूव करो, फिर कहता है कंट्रोल कर लो। अपने आप, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ है तो अपने आप इस शब्द को आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या है इसमें, ये क्या कहना चाहता है। करेक्ट। अब डिफाइन में कुछ चीजें हैं जो जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं, बात करते हैं। डिफाइन में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं कि एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम पे काम करने जा रहे हैं। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बात छूट गई, DMAIC हमेशा एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे इवेल्यूएट किया जाता है, नए प्रोसेस पे नहीं। ये बात ध्यान रख लेना, एकदम बांध लो गांठ मार के, नहीं मार पाए तो छूट जाएगा ये चीज। बहस करते रहोगे, हार जाओगे अपनी बातों में, जब किसी से बात करने बैठोगे फंस जाओगे अपने सवालों में। तो ये स्टार्ट होता है, ये एप्लीकेबल कहाँ पे है? जहाँ पे पहले से कोई प्रोसेस चल रहा हो। इसके अलावा आपको कोई बताए तो बिल्कुल बात ना मानना, लिखित बात मेरे से ले लो। जब नहीं कोई कहे और दो जो क्वालिटी, अगर आपकी बात को कोई कहे कि नहीं ये डिक्लाइन करे आपकी बातों को, तो फिर हमसे बात करना, आप सोर्स आपके पास अवेलेबल है। तो डी स्टैंड करता है डिफाइन के लिए। तो अब डिफाइन जब स्टार्ट हो तो डिफाइन में क्या क्या करना चाहिए, तो कई सारे टूल्स और मेथड्स है। तो एक इसमें जो मेजर डॉक्यूमेंट है जिसकी हम बात करते हैं, एक लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है, प्रोजेक्ट चार्टर, बहुत सुना होगा आप लोगों ने। प्रोजेक्ट चार्टर होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर 6 पार्ट होते हैं। मेजर बिजनेस केस होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, स्कोप होता है, गोल होता है, टीम होती है, माइलस्टोन्स होते हैं, और ये लाइव डॉक्यूमेंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये टाइम के साथ साथ बदलता चला जाता है, प्रोजेक्ट के अनुसार अपडेट होता रहता है, इसीलिए इसको लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं। बट ये साइन होता है तभी उसके बाद प्रोजेक्ट आगे स्टार्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन प्लान भी लोग बनाते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसका एक अलग वो है, वो भी हम आने वाली कुछ वीडियोज में बताएंगे। रैसिक भी बनाते हैं, RASIC। R स्टैंड करता है रिस्पॉन्सिबल, A फॉर अप्रूवर, S फॉर सपोर्ट, I फॉर इन्फॉर्म और C फॉर कंसल्ट। ये किस मॉडल का सिनोनिम है? पर्यायवाची, मतलब इंस्टेड किसकी जगह पे यूज करने लगे, तो ARMI एक पहले टूल चलता था, आर्मी को हटा के रैसिक को ले आए। रैसिक बोले थोड़ा बढ़िया है। अब रैसिक में क्या होता है, एक तरफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS जिसको बोलते हैं वो लिख दिया जाता है, उसके आगे रिस्पॉन्सिबल उसको क्लिक किया जाता है।
इसके भी कुछ थंब रूल्स होते हैं, वो भी कभी हम आगे आने वाली वीडियोस पे बता देंगे आपको। थोड़ा सा गूगल आप भी कर लेना, थोड़ी मेहनत आप भी कर लेना। और क्या करते हैं इस डिफाइन वाले फेज में? डिफाइन वाले फेज में उसके कारण स्टार्ट हो गया, 2-4 टूल्स आप और भी यूज कर सकते हो अगर आपको करना है तो, पर ये मैंडेटरी नहीं है। आप हाई लेवल का प्रोसेस मैप भी उठा के रखना चाहते हो तो रख दो, अदरवाइज छोड़ दो, जैसी आपकी मर्जी। इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हमें मैंडेटरी है। हमको डिफाइन में क्या लगाना है, आपको क्या लगाना है, आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड हो, जो आपके प्रोजेक्ट की नीड हो, जो आपका प्रोजेक्ट कह रहा हो, कभी भी किसी की बातों में बिल्कुल ना आइएगा। गांठ बांध लीजिए मेरी इस बात का। अगर आप आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी आपका सक्सेसफुली प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होगा। लिख लो, मेरे से गारंटी है मेरी। इसके बाद आते हैं मेजर में। अब मेजर में क्या होता है भैया? मेजर का मतलब तो साफ साफ है कि कुछ मेजर करना, बट मेजर में जो चीज़ें मुख्य बातें बता दे रहा हूँ। देखिए, डेटा कलेक्शन पे हम बात करते हैं। अगर डेटा पहले से कोई है तो उसको हम चेक करते हैं। अच्छा, चेक करने के लिए क्या वो MSA से के थ्रू चेक हो सकता है? एक तो तरीका वो है। क्या वो ऐसे इंडस्ट्री का डेटा है जिसको MSA की नीड है, MSA रन करने की नीड है, तो ही हम MSA करेंगे, नहीं तो MSA भी हर जगह डेटा पे नहीं रन होता है। ये भी बात एकदम लिख लो गांठ। बहुत लोग आपको, बहुत अच्छे लोग, सर्टिफाइड लोग आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। रीज़न इतना नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उनका कोई लाइव अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फंस जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात हमारी, आप गांठ मान लेना। जिसको हम बोलते हैं DCP, डेटा कलेक्शन प्लान। अगर डेटा पहले से एग्जिस्टिंग में नहीं है तो उसको हम डेटा कलेक्शन प्लान बनाते हैं कि किन किन फैक्टर्स का हमको डेटा चाहिए। उसमें हम Y आइडेंटिफाई करते हैं, Y के अलावा फंक्शन ऑफ X की जो हम बात करते हैं तो X कितने हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं। यानी कुल मिला के अगर हम आपसे बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं। ये तक कहानी क्लियर है? अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से मिलेंगे, सवाल आपके पास ये आ सकता है। कुछ नहीं करना है, एक बढ़िया सा आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाओ, जिसको हम फिशबोन भी डायग्राम कहते हैं। टीम के साथ बैठ जाओ, प्रॉब्लम लिख दो कि भैया ये वाला प्रॉब्लम वाला वो है और ये हमारे कौन से फैक्टर हो सकते हैं। सब लोग ब्रेनस्टॉर्म कर लो टीम के साथ, आपको पता चल जाएगा और उसका उठा के आप DCP बना दो। DCP का मतलब वो वाला DCP नहीं है, यहाँ पे डेटा कलेक्शन प्लान है। बड़ी सिंपल सी बात बता रहे, पास चले न जाना आप थाने, ये DCP बनाने की बात कर रहे थे। अब आते हैं एनालाइज में। एनालाइज में देखिए 5Y की हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार आप सुने। अब 5Y ही नहीं होता हर बार, ये कभी 6 भी हो सकता है, कभी 4 में कंप्लीट हो सकता है एनालिसिस फेज में। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल की, तो स्टैटिस्टिकल्स में क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जो हमने DCP बनाया है अपना डेटा कलेक्शन प्लान, तो डेटा कलेक्शन प्लान के अकॉर्डिंग हम जाके टूल्स, हमारे मेथड्स जो हैं उसमें मेरेटिव एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम रन करते हैं और हमको वो स्टैट के थ्रू बता देता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर जो इम्पैक्ट कर रहा है आपके Y को, आपके प्रॉब्लम को। यहाँ तक क्लियर है? रुक जाइए, रोक लीजिए वीडियो, देख लीजिए फिर कहानी आगे हम बढ़ाते हैं। अभी कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म होती। एनालाइज करने के लिए और भी आप पैरेटो चार्ट वगैरह का भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग अपने मन से नहीं करते, प्रोजेक्ट की नीड की मैंने बात की थी आपसे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप हमेशा इस बात को दिमाग में बैठाइएगा। प्रोजेक्ट की नीड आपकी जो कह रही है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट रन करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। एनालाइज के बाद जाते हैं इम्प्रूव में। अब हमने एनालाइज तो कर लिया, कारण तो पता कर लिया, कारण पता कर लिया, उसके ऊपर हमने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया, कुछ प्राइमरी रिसर्च कर ली, कुछ सेकेंडरी रिसर्च कर ली और उसके बाद हम लेके चले आए, हमने सॉल्यूशन डिजाइन कर लिया। अब सबसे बड़ी वहाँ पे समस्या ये है कि भैया सॉल्यूशन अगर हम डिप्लॉय कर देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है नया जो सॉल्यूशन कुछ चीज़ें चेंज की हैं इसमें फिर से कुछ रिस्क ना आ जाए। तो एक रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल आता है जिसका नाम है FMEA। लिख लो आप लोग कॉपी खोल के, पेन है आपके हाथ में। फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, FMEA, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो। मेरी बात का यकीन करिए आप कि बहुत मज़ेदार टूल है। कर लिए FMEA बना लिए,
एफई में बनाने के बाद आपको चले जाना है कंट्रोल फेज में। कंट्रोल फेज में दो तरीके से होता है कंट्रोल, एक जो बेसिकली प्लान बनाते हैं कंट्रोल प्लान की, जो हमने आपने बनाया है प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल, उसके बाद फिर आपका जो यूएसएल या फिर आप एलएसएल है वो कभी उसको क्रॉस नहीं करना, डिफेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो एक तो उसके लिए आप बनाते हैं नॉर्मल एक प्रकार का टूल है कुछ पेज पे, लेकिन इसके अलावा अगर आपका डेटा बेस पूरा ऑटोमेटिक वो चीज़ें हैं, आपका सिस्टम पूरा जो है वो डेटा पे है, तो उसके लिए फिर एसपीसी यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। एसपीसी भी एक अपने आप में बहुत खूबसूरत उसका टूल है और उसका अलग ही लर्निंग है। एसपीसी पे को भी कभी डिटेल में उसको एक अलग उसकी वीडियो बनेगी तब मज़ा आएगा, बट बेसिकली एक बार हाईलाइट अगर मैं देना चाहूँ उसमें एसपीसी में, तो एसपीसी जब भी आपका सिस्टम में एरर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा तभी वो आपको इंडिकेट कर देगा एक सिस्टम में भैया अब आप खतरे के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ तो हो गया आपका DMAIC ख़त्म। अब बता देते हैं, जो बताए हैं उसको फिर से 2-3 बार अच्छे से सुन लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अच्छा लगे वीडियो तो थोड़े से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं आगे स्किप कर दो। ठीक है, मज़ा नहीं आया तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि फिर कुछ सीखना है, सिक्स सिग्मा के आगे बढ़ना है, सिक्स सिग्मा के साथ बढ़ना है, और संडे का एंजॉय करो। हैप्पी संडे और हैप्पी सर्दी। अच्छी सर्दी है, बीमार हम भी हो गए थे, थोड़ी आवाज़ हो सकता है डाउन हो तो इसको क्षमा करना, अब क्या कहें इस आपसे हम इससे ज़्यादा। चलो सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, अपने दोस्तों को बताओ, यही ज़रूरत है आज की, आज नहीं तो कल। ठीक है, चलो बाय गाइस।